नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं। 2020 में ये पॉलिसी आई, जिसके बाद 10+2 बोर्ड स्ट्रक्चर को खत्म किया गया। इसी को विस्तार से हम समझेंगे। हम बुलाएंगे बेहद खास मेहमान को। हमारे बीच हैं प्रशांत सिंह जी। तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। सबसे पहले मैं प्रियंका जी को धन्यवाद दूंगा मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो आधार बिंदु है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, वो एलिमेंट्री एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तीनों डोमेन को माध्यमिक एजुकेशन के साथ कवर करता है। और ये बहुत अच्छा प्रयास है कि जो बदलते युग, बदलते परिवेश, बदलते ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स में ऐसी एक एजुकेशन पॉलिसी की ज़रूरत भी थी। और ख़ास तौर से उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं ज़्यादातर बातें अपने आपके सामने रखूँगा। पहला बिंदु जो मैंने यहाँ बात रखने के लिए तैयार किया है, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ एनईपी इन उत्तराखंड। एनईपी का उत्तराखंड पे प्रभाव पड़ा क्या, उसमें कुछ बिंदुओं में मैंने जो सबसे पहला बिंदु तैयार किया वो है अधिक शिक्षित युवा पीढ़ी का निर्माण। एनईपी का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि सबको शिक्षा के अवसर मिले। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी आई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रूप में, वो पहले आपके पास अगर आप ग्रेजुएशन के लेवल के स्टूडेंट थे तो केवल आपको 8 विषयों का चयन करने को मिलता था, कुछ सिलेक्टेड ग्रुप थे। लेकिन अब आपके पास बहुत सारा हॉरिजन आपका बड़ा हो गया, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को चुनने की आज़ादी हो गई। आप साइंस के 2 सब्जेक्ट लेने के साथ एक आर्ट्स का सब्जेक्ट ले सकते हैं और एक कॉमर्स का भी ले सकते हैं, जिससे कि कोई भी छात्र तीनों डोमेनों में एक साथ एक ही ग्रुप में ग्रेजुएशन लेवल से और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक आगे बढ़ सकता है। पेडागॉजिकल परिवर्तन, यानी कि पढ़ाई के तरीकों में बेहतरी आई है। दूसरा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, गरीब और पिछड़े बच्चों, युवाओं, छात्रों और छात्राओं को मौका देने की बात की गई है और उनको बहुत सारी फेलोशिप और स्कॉलरशिप की भी बात की गई है। और जो हमारा एक नेशनल रिसर्च फंड है NRF, वो भी प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च कर दिया है, जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के संयुक्त तत्वाधान में जल्दी लॉन्च होने वाला है। आगे बात करें स्थानीय भाषाओं का संरक्षण या उनका प्रोत्साहन। आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के साथ गढ़वाली, कुमाऊनी और लोकल भाषाओं में भी पढ़ने का और एज ए भाषा चयन करने का, एज ए सब्जेक्ट चयन करने का मौका मिलने वाला है, जो कि आज से पहले की एजुकेशन पॉलिसीज में जो पुराने आज़ाद भारत के अंतर्गत लागू थी, उनमें ये अवसर नहीं मिला था या विद्यमान नहीं था। अगर हम बात करते हैं शिक्षा अभियांत्रिकी में कई संगठनात्मक, यानी कि जो एजुकेशनल जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत गुणात्मक सुधार आपको एनईपी के अंतर्गत दिखने वाला है। डिजिटल शिक्षा केंद्र, पहले केवल फॉर्मल एजुकेशन पे जोर दिया जाता था कि बच्चा क्लास में आएगा, टीचर उसको पढ़ाएगा, जितना वो पढ़ेगा सीखेगा, कुछ घर में जाके सीखेगा, उसके बिना पे याद करके एग्जाम देगा। लेकिन अभी बहुत सारे मोड बदल दिए, इंटर्नशिप ऐड कर दी, प्रोजेक्ट ऐड कर दिए और आपको स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग का मौका दे दिया, आपको विभिन्न प्रकार के कोर्सेज में भाग लेने का मौका दे दिया, आपको सब्जेक्ट को चुनने की आज़ादी दे दी। ये सारी चीज़ें खास तौर से डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस तरीके से क्या फ़ायदा हुआ, बच्चों को जो इनोवेटिव टेक्निक्स हैं उनका इस्तेमाल करके अपनी नॉलेज को, हर एक बच्चे के हाथ में लैपटॉप, मोबाइल या किसी अन्य तरीके की IT या ICT टूल है और वो जो टीचर पढ़ा रहा है उसके अलावा भी अन्य नॉलेज गेन करने के लिए स्वतंत्र है। तो शिक्षा का एंड उद्देश्य होता है कि बढ़िया नागरिक बने हमारे। तो अगर जिसके पास अच्छी नॉलेज होगी, अच्छी नौकरी होगी, अच्छे संसाधन होंगे, अच्छी आमदनी होगी, तो वो अच्छा नागरिक स्वाभाविक रूप से ही बनेगा। तो ये सारे जो कोर्स रूप है, ये टेक्निकल एजुकेशन की बेहतरी के लिए जो सरकार के प्रयास हैं और ख़ासतौर से उत्तराखंड में, उनके बारे में मैंने ये आपके सामने बताया।